नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। शुरुआत करते हैं लखनऊ के बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में किताबों और संस्कृति के संगम का अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में 20 से 28 सितंबर तक लगेगा गोमती पुस्तक मेला। इस मेला का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय पुस्तक न्याय यानी NBTI और लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मेले का भव्य उद्घाटन। मेले में 200 से ज़्यादा स्टॉल, नई पुरानी किताबें, लेखकों से संवाद और देरों सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति मनुका खन्ना और NBTI के निदेशक युवराज मालिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी जानकारी। कहा गया कि यहाँ मेला विद्यार्थियों, पाठकों और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। तो अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो 20 से 28 सितंबर तक जरूर पहुंचिए लखनऊ विश्वविद्यालय के गोमती पुस्तक मेले में। क्या क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पहला उद्देश्य था कि इस पुस्तक मेले को विस्तार देना, जो वहाँ पर ज्योग्राफी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस था वो बहुत स्ट्रेच में था। यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमें रेडीली अवेलेबल है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेट्रो है, बाई रोड है और सिटी सेंटर में हम हैं। इसके अलावा ये युवाओं का एक केंद्र है, चारों तरफ शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स है। तो कुल मिलाकर सभी चीज़ें यहाँ बहुत हमें सपोर्टिव लगी और हमारा प्लान ये है कि केवल यहीं पर न आए, इस बुक फेयर को, इस बुक फेस्टिवल को हम एक नए लेवल पर लेके जाए, ताकि देश के जो टॉप कैटेगरी के बुक फेस्टिवल्स इसमें इसकी शुमार में इसकी गिनती की जाए। जैसा कि जयपुर साहित्य सम्मेलन होता है, आपने भी बात की कि ऐसा ही सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो, इसको लेकर के क्या प्लान है और कब तक इसको कर ले जाएंगे आप? जी, निश्चित रूप से अगली बार आपको जो बुक फेस्टिवल का स्वरूप है वो कहीं बड़ा मिलेगा और कहीं भव्यता के साथ आपको बुक फेस्टिवल देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। उद्घाटन कौन करेगा और कितने दिन चलेगा? गोमती पुस्तक महोत्सव के चौथे एडिशन का आयोजन 20 से लेकर 28 सितंबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह करेंगे। साथ में उच्च शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अतिथिगण यहाँ रहेंगे। आने वाले 9 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम यहाँ यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और केवल किताबें ही नहीं, किताबों से जुड़ी हुई बहुत सी लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे, ताकि एक पूरा एक्सपीरियंस हो, एक फैमिली एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक वैल्यू एनरिचमेंट भी मिले। सर, कितने स्टॉल लग रहे हैं यहाँ आसपास? लगभग 225 स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें पूरे देश के अलग अलग भाग से आए हुए प्रकाशक भी हैं, बुक सेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और ऑथर्स भी हैं। ऑथर्स के लिए क्या स्पेशल कोई कोना रहे? जी बिल्कुल, हर रोज एक लेखकगंज के नाम से ऑथर कॉर्नर डेवलप किया गया है। इससे क्या बेनिफिट्स होगा, खास करके यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ की आवाम को? सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का भी है और एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग किताबों को देखेंगे तो एक इनकरेजमेंट मिलेगा। आप लोग के कुछ प्रश्नों में ये चीज़ भी निकल के आई थी कि कैसे बढ़ावा मिलेगा। एक किताब को देखना, उससे भी काफ़ी बार एक इंस्पिरेशन होता है कि इसको एक बार पढ़ के तो देखें। और दूसरा, इतनी ईज़िली एक्सेसिबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाहर निकल के जाना किसी जगह तक मुश्किल होता है। ये कैंपस पे ही हो रहा होगा, क्लासेस के बीच में भी बच्चे जा पाएंगे, क्लासेस के बाद भी जा पाएंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, सिटी के सेंटर भी है, तो पेरेंट्स भी आना चाहेंगे तो उनके लिए भी ओपन रहेगा। ये एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। और अपनी लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग स्टॉकअप करने की कोशिश करेंगे इनसे। युवाओं से संबंधित कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं क्या? युवाओं के लिए भी हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। दक्षिण पूर्व दिल्ली में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रात भर चली छापेमारी में 63 लोगों की गिरफ्तारी। छापेमारी में शामिल थी 40 टीमें और करीब 500 पुलिसकर्मी। पुलिस ने इस कार्रवाई को नाम दिया है ऑपरेशन आघाट। इस दौरान 15 पिस्तौल, भारी मात्रा में MDMA, कोकीन, हेरोइन और नगदी बरामद की गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के दी
सीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यहां अभियान संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को राजधानी में अपराध पर बड़ी चोट माना जा रहा है। सुनिए। ये दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर के विरुद्ध एक मुहिम चलाई है। इसी मुहिम के तहत दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया है। पिछले 24 घंटे में सघन कार्रवाई करते हुए हमने 63 आदमियों को अरेस्ट किया है। इसमें आर्म्स एक्ट में हमने 15 पिस्टल्स और 24 लाइव राउंड, 16 बटनदार नाइफ्स, डैगर नाइफ्स रिकवर किए हैं। एक्साइज एक्ट में कार्रवाई करते हुए 9 मुकदमे करके 6338 क्वार्टर हमने रिकवर किए, लगभग 6500 क्वार्टर। एनडीपीएस में कार्रवाई करते हुए हमने लगभग 6 किलोग्राम गांजा, 51 ग्राम हीरोइन और 54 ग्राम एमडीएमए रिकवर किया है। कहाँ से ये तमाम रिकवरी पूरे 15 जो हमारे थाना क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग जगह हुई है। हर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, कहीं एनडीपीएस के हैं, कहीं एक्साइज के हैं, कहीं गैम्बलिंग के हैं। गैम्बलिंग में भी हमने लगभग 78,000 रुपए रिकवर किए हैं पिछली पूरी रात। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में। आइए एक नए भूचाल की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बसपा और एनडीए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार था और 1998 में उन पर बम से हत्या करने का आरोप लगा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। किशोर के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद नाबालिग होने के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसी वजह से उन्हें एक बार फिर मंत्री पद से निलंबित भी किया गया था। किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो डॉक्टरेट की डिग्री का दावा कर रहे हैं, जबकि मैट्रिक भी पास नहीं किया है। सुनिए। चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में जब भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए। जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी भी कहते हैं वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया
कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ये लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम दे कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया। इतने ही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किशोर ने कहा कि मंत्री ने अपनी पत्नी, बेटी और मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए पिछले 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बेईमानी संपत्ति जमा की है। प्रशांत किशोर ने एनडीए के 2 और नेताओं पर भी आरोप लगाया है, हालांकि नामों का खुलासा नहीं किया। अब देखना होगा कि बसपा और एनडीए इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। सुनिए। अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग फंस गए कि भाई कितना भेजोगे, हमने अब कह दिया भाई और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांतवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांतवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं। 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आपसे 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री होनी हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का
और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, आप हम जाते हैं उनको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन। अब बात वैश्विक व्यापार तनाव के बीच भारत की प्रतिक्रिया की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ द इंडिया PAFI के 12वें वार्षिक सम्मेलन में एक पैनल चर्चा के दौरान बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि यहाँ टैरिफ नीति टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्थायी उपायों से भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका को खुद नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेड्डी ने यह भी टिप्पणी की कि तेलंगाना की जनता ने ट्रंप जैसे नेता को हटा दिया है और अमेरिकी नीतियों को असंगत बताया। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इन टैरिफ का असर अमेरिकी वीजा नीति और उच्च शिक्षा संस्थानों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किए जाने के बाद भारत का निर्यात अगस्त में 6.7 अरब डॉलर पर आ गया है, जो जुलाई की तुलना में 16.3% की गिरावट है। यह 2025 में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट मानी जा रही है। इस पूरे विवाद के केंद्र में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद और अमेरिकी के यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी चिंता है। आगे सुनिए। पॉलिटिकल विल रहने का बहुत जरूरी है, मगर ऐसे सिस्टम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था मगर लोग ट्रंप को हटा दिए। जो मनमानी से चलाने वाला कोई भी ट्रंप हो सकता है। तो ट्रंप जो उनके रात को जो नींद पे कुछ आए, अगला दिन कुछ ऑर्डर देना, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। कुछ दिन के लिए ये प्रॉब्लम होने वाला है, मगर ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू ओवरकम। It is not going to affect our economy. It is going to affect even US economy. If they are reluctant to give visas, if they are reluctant to give admissions for Indians, all those institutes are going to come to India. I spoke to Harvard, I spoke to Stanford. I have initiated. Next month I am going to join in Harvard to learn something. I have invited them. London School of Economics also wanted to come. Purdue also wanted to come to Telangana. If Trump is not going to allow Indians, those universities are going to come our place. We are going to give a place to US best of the best universities, even manufacturing. So it's only Trump. Maybe Trump, 4 years tenure already he has completed, maybe 1 year, another 3 years. We have to see how it is going to take. एक दिन बोलेगा मेरा दोस्त मोदी जी है, दूसरे दिन बोलेगा हिंदुस्तान को मैं टैक्सेस 50% लगाऊंगा। ये ऐसा मनमानी के दिल का राजा मन का जो डिसीजन है ऐसा नहीं चलने वाले है। वो ज्यादा दिन मैं समझता हूँ ये बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है, मगर थोड़ा टाइम की बात। Okay, thank you, Mr. Chief Minister. I think this discussion could have gone on for a longer time, but unfortunately. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हम भी टीवी भारत।